जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीए इंटर की ऑडिट एंड एथिक्स की इन रिवीजन क्लासेस के अंदर। वो सभी स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट है मई 2024, ये क्लासेस उन सब के लिए रेलेवेंट हैं। ध्यान रखना, केवल मई 2024 वाले बच्चे ही इन क्लासेस को देखें। नवंबर 24 में बहुत सब्सटेंशियल चेंजेस होंगे इन क्लासेस के अंदर, तो प्लीज़ वो मजे मत लें इन क्लासेस को देखकर, क्योंकि उनके लिए सब्सटेंशियल चेंजेस स्टडी मटेरियल के अंदर पॉसिबल हैं। ठीक है जी, तो केवल मई 24 वाले ध्यान दें और कोई नहीं। अगली बात, सर ये क्लासेस कैसे चलेंगी, इसका पूरा शेड्यूल मैंने अपने टेलीग्राम पे दे रखा है, और उस टेलीग्राम का आईडी आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल भी जाएगा। अब तो वहाँ पर टेलीग्राम पे शेड्यूल दिया हुआ है कि कौन कौन से दिन ये क्लासेस चलनी है। पहले 10 मार्च तक का मैंने शेड्यूल दिया है, फिर मैं 11 से 20 तक का शेड्यूल दे दूंगा। इस तरीके से अपन लोग चलेंगे, ये नहीं कि एक महीने का शेड्यूल पहले दे दिया। ठीक है, तो 10-10 दिन के शेड्यूल से चलेंगे। दूसरी बात, क्या इसमें 100% रिवीजन कवर होगी? यस, 100% रिवीजन कवर होगी। तीसरा, क्या ये ऊपर ऊपर से करोगे या इन डेप्थ? वो आपको आज की क्लास देखकर ही पता लग जाएगा कि हम बहुत अच्छे से इन डेप्थ तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। फिर अब इस क्लासेस के अंदर मैं नोट्स यूज़ करूंगा, वो नोट्स जो कि मैं क्लासेस के अंदर लिखवाता हूँ, वो नोट्स मैं यूज़ करूंगा। तो जो मुझसे पढ़े हुए हैं तो वो तो नोट्स सामने खोल के बैठ जाएंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ कॉपीज़ में ही लिखवाया हुआ उन्हें। बट जो मुझसे नहीं पढ़े हुए और जो ये क्लासेस देख रहे हैं, तो उनकी सुविधा के लिए मैं स्टडी मटेरियल का पेज नंबर प्लस पैरा नंबर बताता जाऊंगा, और उनके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा ताकि वो अपना वो पेज नंबर और पैरा नंबर ओपन करके वो भी उस कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प कर सके स्टडी मटेरियल के मुताबिक। ध्यान रखना, स्टडी मटेरियल ही आपका बाइबल है, स्टडी मटेरियल ही गीता है। स्टडी मटेरियल के से कुछ छोड़ नहीं सकते, स्टडी मटेरियल को पूरा कवर करके जाना है, और जहां तक हो सके स्टडी मटेरियल के क्लोज लैंग्वेज लिखनी है। इन नोट्स के अंदर मैंने वो लैंग्वेज इंश्योर की हुई है, और इसलिए जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, और चिंता मत करें, आपका स्टडी मटेरियल 100% कवर है। और जो मुझसे नहीं भी पढ़े हुए, प्लीज़ मेक श्योर कि आप स्टडी मटेरियल को कवरेज पूरी तरह से करके जा रहे हैं। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, अब ईश्वर का नाम लीजिए अपने अपने, और लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन फॉर एथिक्स और ऑडिटिंग एंड एथिक्स। हाँ जी, सबसे पहले हम आते हैं ऑडिट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ ऑडिट। देखो जी, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ एक चीज, पैरा नंबर 3 पेज नंबर 1.5, पैरा नंबर 3 पेज नंबर 1.5 लिखा हुआ ना। चले, हाँ जी, क्या कहता है ये? कहता है एन ऑडिट इज, मुझे 1 मिनट देना बस, मैं एक शीट ओपन कर लूँ अपने साथ में। हाँ जी, कहता है एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, कीवर्ड है, एक ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अच्छा, सवाल उठा सर इंटरनल ऑडिटर भी तो होता है। देखो, जब हम ऑडिट कर रहे हैं ना, पूरे का पूरा ऑडिट कर रहे हैं, तो इसमें हम हर जगह बात कर रहे हैं स्टेचुटरी ऑडिट या फिर इंडिपेंडेंट ऑडिट की। हम इंटरनल ऑडिट की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इंटरनल ऑडिट की बातें तब करेंगे जब उसका एक स्पेसिफिक एस्से आएगा, बस। अदरवाइज जहां पर भी हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट 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 बातें कर रहे हैं, वह सब जगह हमारा मतलब होगा केवल स्टेचुटरी या फिर इंडिपेंडेंट ऑडिट से। ठीक हो गई इतनी बात? चले, तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब ऑडिट कौन कंडक्ट करता है? एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंडक्ट करता है ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिट किस चीज का होता है? आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट होता है। तो कीवर्ड्स कौन से हैं? पहला, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किसका? ऑफ एंटिटी। काश कंपनी लिखा होता तो मैं कह देता कि कंपनी का ऑडिट होता है, नहीं, इसने लिखा एंटिटीज का। मतलब क्या एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, प्रोपराइटरशिप फर्म, सबका ऑडिट होता है? हाँ जी, सबका ऑडिट होता है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। हे माँ, माता जी, क्या कह दिया? मतलब क्या सेक्शन 8 कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटी, इनके भी ऑडिट होते हैं? यस, क्योंकि लिखा है वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। मुझे साइज से कोई लेना देना नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसका ऑडिट करो, पोपली गारमेंट्स लिमिटेड छोटी कंपनी है, उसका ऑडिट ना करो, ऐसा नहीं होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज सबका ऑडिट होगा। एंड व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, आप ये एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। अच्छा, दो चीजें होती है, एक होता है सर्टिफाई करना, एक होता है ओपिनियन देना। ऑडिटर सर्टिफाई नहीं कर सकता, ऑडिटर ओपिनियन देता है। अच्छा, सर्टिफाई क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब वो ऑडिट करने के लिए आता है तब वो फाइनेंशियल इवेंट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन घट चुकी होती हैं, इवेंट ऑलरेडी टुक प्लेस हो चुके होते हैं, वो
ऑलरेडी जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके ऊपर आकर अपने कमेंट देता है, उनके ऊपर आकर कमेंट देता है, क्योंकि घटनाएं घट चुकी हैं, ऑलरेडी घट चुकी हैं, उनके ऊपर अब वो कमेंट पास कर रहा है। तो इसका मतलब अब वो ओपिनियन नहीं दे सकता, सॉरी, वो अब सर्टिफाई नहीं कर सकता, वो केवल ओपिनियन देगा, क्योंकि सर्टिफाई तब किया जाता है जब आपके सामने वो घटनाएं घट रही हों। क्योंकि ऑडिटर के सामने वो घटनाएं घटी नहीं हैं, घट चुकी हैं, इसलिए वो ओपिनियन देता है। तो एक बार दोबारा से रिकॉल करो, ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? एंटिटी की, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। यस, जब इस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो ये हमारी ऑडिट की डेफिनेशन है। पैरा नंबर 3 आपका पेज नंबर 1.5 स्टडी मटेरियल का है, जिसके ऊपर आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक हो गई इतनी बातें? क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी, यहाँ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब दिया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। डेफिनेशन याद तो मत करना, ये वाली ऑडिट की डेफिनेशन जरूर याद करना, बट ये वाली डेफिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की याद मत करना, बट फिर भी मतलब पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर बनाई जाती है ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पास्ट में इवेंट घट चुके होते हैं उनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। यस, जो पास्ट में घट चुके होते हैं इवेंट, उनके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, चाहे बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, इंक्लूडिंग द रिलेटेड नोट्स। इसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं। इंटेंडिंग टू कम्युनिकेट द एंटिटीज इकोनॉमिक पोजीशन, यानी कि एंटिटी की इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अपडेट करती है, जो कि बनाई जाती है कैसे? इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। ये डेफिनेशन इसलिए कराई क्योंकि मुझे एफआरएफ का मतलब बताना था, बस एफआरएफ क्या होता है ये मैं समझा सकूं। हाँ जी, बस वैसे डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलेवेंट पॉइंट्स एक बार दोबारा रिकॉल करता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब जो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर बनाया जाता है। किसका? एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, मतलब जो पास्ट में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन घट चुकी हैं, जो पास्ट में घटनाएं घट चुकी हैं, उसको जब एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर दिखाया जाता है, इंक्लूडिंग द नोट्स टू अकाउंट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और ये कैसे बनाई जाती है? इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब एफआरएफ का मतलब क्या है? देखिएगा एफआरएफ का मतलब क्या है। से फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लगने वाले डिफरेंट कानून कौन से हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से कानून लगते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, तो आप कहेंगे कि सर कंपनीज एक्ट लगता है, आरबीआई एक्ट लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, लिस्टेड है तो सेबी लगता है, लिस्टेड है तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट लगता है, और क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में भी डीलिंग करता है तो फेमा लगता है। ये सारे एक्ट लगते हैं एसबीआई के ऊपर। यस, तो यानी कि जब इसके अकाउंट्स बनाए जाएंगे तो ये इंश्योर किया जाएगा कि इसके ऊपर लगने वाले सभी के सभी कानूनों का पालन किया जा रहा है। और जब इसके अकाउंट्स बनाते हुए सभी के सभी कानूनों का पालन किया जाएगा तो हम कहेंगे कि इसके अकाउंट्स के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई गई है एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब होता है कि जितने भी आपके ऊपर कानून लग रहे हैं उनका आपने पालन किया है बनाते हुए, उनका पालन किया है बनाते हुए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसे कहते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए टर्म्स थी, क्योंकि अब ये बहुत बार यूज होने वाली है आगे चलकर। चलिए, तो अभी तक केवल एक डेफिनेशन आपको याद करनी थी, वो की थी ऑडिट की। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिट। ऑडिट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? आपके स्टडी मटेरियल का पैरा नंबर 9 है और पेज नंबर है 1.17। देखो जी, ऑडिट के डिफरेंट एडवांटेज डिफरेंट लोगों के लिए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं, हाँ जी, अब इसमें भी ध्यान रखना, इन्वेस्टर में केवल कीवर्ड याद रखना, अंदर का एक्सप्लेनेशन आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फॉर इन्वेस्टर, ऐसे ही गवर्नमेंट, ऐसे ही एम्प्लॉय, मतलब ये कीवर्ड्स याद रखना, अंदर की एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इन्वेस्टर के लिए बात करूं तो इन्वेस्टर में कौन आते हैं? बैंक्स आते हैं जो कि कंपनी को फंड करते हैं, तो फिर जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होती है, क्योंकि उसी से उनको पता लग सकता है कि जिसमें उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिस कंपनी को उन्होंने लोन दिया है, क्या वो दिस इज द राइट चॉइस बेबी, क्या मतलब वो राइट चॉइस है कि नहीं है। अगर ऑडिटेड
स्टेटमेंट से पता लगता है कि कंपनी डूब रही है, तो मतलब उनका पैसा स्टेक पे है, तो दे हैव टू टेक सम इमीडिएट प्रिकॉशंस फॉर दिस। तो इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए मतलब इट सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट, बट दे हैव जस्ट इन्वेस्टेड द अमाउंट, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। फिर आते हैं एम्प्लॉयज के लिए भी। यस, एम्प्लॉयज के ऊपर मोरल चेक रहता है। फॉर एग्जांपल स्टोर के अंदर जो एम्प्लॉय बैठा है वो रोज जाते जाते कंपनी के कपड़े, जो कपड़े का गोडाउन है उसमें से कपड़े उठा उठा के घर ले जाता है। भाई अगर ऑडिट होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन्वेंट्री चेक होगी तो पता लग जाएगा माल चोरी हो रहा है? यस, तो इसलिए मॉरल चेक रहता है एम्प्लॉयज के ऊपर। यप यप यप, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है फोर्टिस हॉस्पिटल का, जहां पर सिंह ब्रदर्स जो कि रेनबैक्सी के ओनर थे और जिन्होंने रेनबैक्सी को चिपका दिया था जापानीज कंपनी को, और फिर उसके बाद फोर्टीज में आ गए। फोर्टीज से जब इन्होंने 450 करोड़ रुपए का गबन कर लिया तो फिर डेलॉइट ने ऑडिट करते हुए पकड़ लिया कि 450 करोड़ रुपए गायब है। जब इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी तो इन्होंने नहीं दी, तो डेलॉइट ने ऑडिट करने से मना कर दिया। ये एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी, हेल्पफुल इन सेटलिंग द लायबिलिटी फॉर द टैक्सेस। भाई जितनी भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स अथॉरिटी हो, जीएसटी अथॉरिटी हो, दे वुड बी मोर सेटिस्फाइड कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होके आई है तो इसका मतलब किसी न्यूट्रल आदमी ने अच्छे तरीके से चेक की है, तो दे वुड बी मोर सेटिस्फाइड। यस, यूजफुल फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट फॉर द हायर वेजेस और बोनस। देखो जी, एक जमाना था जब पेमेंट ऑफ बोनस के लिए ना एक झगड़ा होता था। वो क्या, हमारा एक एक्ट था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जो कहता था कि हर वो एंटिटी जिसमें कम से कम 20 इंप्लॉइज होंगे उसको बोनस देना पड़ेगा। उसके ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या था कि कंपनियां बैलेंस शीट के अंदर इतना प्रॉफिट ही नहीं दिखाती थी कि बोनस देना पड़े, क्योंकि बोनस देना तो प्रॉफिट में से ही होता है। अब बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप प्रॉफिट नहीं दिखा रहे तो फिर बोनस कहां से मिलेगा? तो बोनस मिलेगा ही नहीं। अब इसको देखते हुए इंप्लॉय यूनियन जो है बार बार केस करती थी कोर्ट के अंदर कि सर इन्होंने प्रॉफिट गलत दिखाया है। अब बड़ा अजीब सवाल है कि प्रॉफिट ही गलत दिखाया है, तो फिर दोबारा से प्रॉफिट कैलकुलेट होते थे, दोबारा से फिर सब कुछ बोनस की कैलकुलेशंस होती थी। फिर इसको देखते हुए, इतने नंबर ऑफ ह्यूज केसेस को देखते हुए लॉ मेकर्स ने कहा एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट है तो हम ये मान लेंगे कि वो ठीक है। अब एम्प्लॉय यूनियन इस तरीके से उस पर क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकती है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वो ठीक है क्योंकि वो ऑडिटेड है। तो अब क्वेश्चन मार्क रेज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है जी, तो इसलिए क्या मैं कह सकता हूं कि आज के बाद ऑडिट होने के कारण यूजफुल, मतलब अब ये काफी यूजफुल हो गई फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। यस, यानी कि हायर वेजेस और बोनस के लिए। यस, फिर ये भी असर्टेन करने में मदद मिलती है ऑडिट के द्वारा कि क्या नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो और रिकॉर्ड्स जो कि मेंटेन करने चाहिए थे, क्या वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं कि नहीं, क्योंकि ऑडिटर का रोल होता है ये चेक करना, ये बताना कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि रिक्वायर्ड है वो मेंटेन की गई है कि नहीं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो कि मेंटेन करने थे, एविडेंस वगैरह, इनवॉइसेस वगैरह, वो मेंटेन किए गए हैं या नहीं। फिर गवर्नमेंट को भी ऑडिट से बड़ी मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल ऑडिट हुआ और गवर्नमेंट ने चेक किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में या शुगर इंडस्ट्री के बारे में, तो पता लगा कि भाई साहब ये तो मतलब हमारी इंडस्ट्री को प्रमोशन देने की जरूरत है, इनको कुछ और इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। बट गवर्नमेंट को कैसे पता लगा? गवर्नमेंट को पता लगा ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के द्वारा। गवर्नमेंट को पता लगा कि इसके लिए एक नई पॉलिसी बनाने की जरूरत है, इनको कुछ नए सब्सिडीज देने की जरूरत है। तो ये सब भी गवर्नमेंट को कहां से? ऑडिटेड फाइनेंशियल से ही पता लगता है। चलिए, फिर मेरा अगला पैरा आता है कि देखो जी, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, यानी कि दूसरे शब्दों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मिसलीडिंग कब होगी? कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग कब कंसीडर की जाती है? आपके स्टडी मटेरियल का पैरा नंबर है 3, पेज नंबर है 1.6। ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब मिसलीडिंग मानी जाती है। देखो, बड़ी सीधी सी बात है। जो मुझसे भी पढ़े हुए हैं वो भी हो सके तो यहां पर एक ना चेपी चिपका के कोड लिख लेंगे। एक छोटा सा कोड, मैं रिवीजन क्लास जब ये लेने आ रहा था तो मैंने तभी ऑन द स्पॉट उस टाइम में देख रहा था कि मैंने कहा एक आज इसका मैं कोड बना के देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान रह जाए। तो एक छोटा सा कोड दे रहा हूँ और वो बना लीजिएगा, थोड़ा आसान पड़ जाएगा इसे याद करना। हर एंट्री का क्लियर एविडेंस होना चाहिए
एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए। मेरे कीवर्ड्स हैं एंट्री, क्लियर, एविडेंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओमिशन। ये मेरे कीवर्ड्स हैं। अगर इन सब चीजों का मैं ध्यान रखूंगा तो इसका मतलब मैं ट्रू एंड फेयर व्यू फॉलो कर रहा हूं। अगर इन सब चीजों का ध्यान रख रहा हूं तो मतलब इसका मतलब मैं ट्रू एंड फेयर व्यू फॉलो कर रहा हूं। बस जी इतनी सी बात है। क्या मतलब है देखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, मैंने कहा जी एंट्री। तो एंट्री का मतलब क्या होता है, देखो जी माना जाएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है अगर सारे के सारे अकाउंट्स जो आपने बनाए हैं, सारे के सारे अकाउंट्स जो आपने बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, ऑल द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि पहले जर्नल एंट्रीज बनी है, उन्हीं के थ्रू पोस्टिंग हुई है टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड क्या है, एविडेंस। एविडेंस का मतलब है कि हर एंट्री के पीछे प्रॉपर एविडेंस इन सपोर्ट है, मतलब प्रॉपर इनवॉइसेस वगैरह है, तभी ट्रू एंड फेयर व्यू माने जाएंगे। जब ये सारे पॉइंट हैं, जब ये सारे पॉइंट एग्जिस्टेंस में हैं तभी ट्रू एंड फेयर व्यू माना जाएगा। ध्यान रखना, पहला सभी के सभी अकाउंट्स बनाए गए हैं विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर एंट्री के पीछे प्रॉपर आपके पास एविडेंस है, कोई भी ओमिशन नहीं हुआ है, कोई भी भूल नहीं हुई है, कोई एंट्री करते हुए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई भी भूल नहीं हुई है। तीनों रिकॉल करो। पहला, सारे के सारे अकाउंट्स बनाए गए हैं विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब एंट्रीज से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पोस्टिंग हुई है, वहीं से बने हैं। सब एंट्रियों के पीछे प्रॉपर एविडेंस है, कोई भी एंट्री हम भूले नहीं हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर हुआ है एज पर द प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया है। और दूसरा, इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, यानी कि क्लियर बता रही है कि हाँ जी क्या प्रॉफिट है, क्या पोजीशन है, क्लियर कट बता रही है। तो इन सब का अगर पालन होता है तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही है। एक बार दोबारा से रिकॉल करें, चलिए दोबारा से करते हैं। सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बने हैं, एंट्रीज से। सभी एंट्रीज के पीछे प्रॉपर एविडेंस एंड सपोर्ट है, कोई भी एंट्री करना आप भूले नहीं हैं। सभी की सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर दे रही हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सारी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने दी है वो एकदम क्लियर एंड अनएम्बिगुअस है, अनएम्बिगुअस है। ठीक होगी इतनी बात। चलिए जी, उसके बाद हम आते हैं हाँ जी अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब मैं आज रिवीजन करवा रहा हूं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर कौन कौन से चैप्टर की रिवीजन हो रही है। ये आपका जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, उसके साथ में प्लस आपका चैप्टर नंबर शायद 11 है, ऑडिट एथिक्स इन एन ऑडिट। ये दोनों चैप्टर कंबाइन करके मैंने पहली क्लास में कराए थे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। ये और बात है कि हमारे आईसीआई ने दोनों चैप्टरों में संधि विच्छेद कर दिया है, दोनों को करण अर्जुन को आपस में अलग अलग कर दिया है। बट ध्यान रखना ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों के शरीर अलग हैं परंतु आत्मा एक है। तो इसलिए इन दोनों चैप्टर को एक साथ उठाकर हम रिविजन कर रहे हैं और एक साथ दोनों चैप्टर की रिविजन ही खत्म होगी। ठीक है, चलिए। तो जो लोग भी स्टडी मटेरियल उठा के बैठे हैं ध्यान रखना, ये दो शरीर एक आत्मा है दोनों चैप्टर। तो इसलिए अगला मैं जो टॉपिक कराने वाला हूं वो है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर की जब मैं बात करता हूं तो आपका पैरा नंबर 5 है, आपका पेज नंबर 11.8 एथिक्स वाला होगा। एथिक्स वाला जो चैप्टर है ना स्टडी मटेरियल में, ये वो होगा। तो दो चैप्टर अगेन बता रहा हूं मैं, एक साथ उठा रहा हूं, नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट अलॉन्ग विद द एथिक्स। ये दो चैप्टर एक साथ उठाए हुए हैं। ठीक है जी जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो स्टडी मटेरियल अपना उनका कवर होता जा रहा है, दे डोंट वरी। जो मुझसे नहीं पढ़े हुए, जो इस टाइम रिवीजन क्लासेस देख रहे हैं, प्लीज स्टडी मटेरियल का आपका ये वाला पैरा कवर हो रहा है, आप देखते जाइएगा और क्लिक भी करते जाइएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, देखो जी इंडिपेंडेंस, ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने ऑडिट की डेफिनेशन में यही कहा कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो यानी कि जो इसका एग्जामिनेशन करने आएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, क्या उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? यस। मैंने
से इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, तो इंडिपेंडेंस दो तरीके की होती है। पहला इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि पता लगा शक्ल से ही आप चोर नजर आ रहे हो, शक्ल से ही पियक्कड़ नजर आ रहे हो, शक्ल से ही बिकाऊ नजर आ रहे हो, ठीक है ना। मतलब वो शरबत की बोतल देखी नहीं कि मुंह से लार टपक रही है, इस तरीके का व्यक्तित्व अगर नजर आ रहा है तो फिर आप ऑडिटर क्या बनोगे। और दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। माइंड मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके आए, आपने कहा सर मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस बार, 5 करोड़ का। मैंने कहा हिंदी में बता। आपने कहा सर हिंदी में तो बताया है 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मैं कहा ना ना ये बता टैक्स कितना देना है। आपने कहा सर 5 का 30%। अब सेस अगर हटा भी दूं, सरचार्ज हटा भी दूं तो भी 30% मतलब 1.5 करोड़, बस मात्र 1.5 करोड़। मैंने कहा एक काम कर, तू मेरी हरिद्वार की टिकट ही करा दे, मैं हरिद्वार ही निकल जाता हूं, 1.5 करोड़ का टैक्स दे दूं। हे मां माता जी क्या कर रहा है भाई, कम कर। आपने कहा क्या कितना। मैंने कहा भाई कि कोई भी ऐसा तरीका अपना कि मैक्सिमम जो टैक्स देना पड़े वो 15,000 रुपए देना पड़े, 1.5 करोड़ नहीं। आपने कहा सर ये तो अन्याय है, ये तो अनएथिकल काम मुझे करने पड़ेंगे। मैंने कहा तेरी फीस कितनी है। तुमने कहा सर मात्र 50,000 रुपए दे रहे हो आप। मैंने कहा 50 लाख की। अब बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि मैं ज्यादा फीस देकर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, आपको खरीदने की कोशिश कर रहा हूं? यस, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। क्या आप बिकना चाहोगे? नहीं, नहीं बिकना चाहिए अभी आपको। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, मतलब जो औरों से इन्फ्लुएंस ना हो जाए। और एक होता है इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, जो देखते ही नालायक लग रहा है कि ये तो है ही बिकाऊ। चले तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये दोनों तरीके की इंडिपेंडेंस होती है। तो देयर आर 2 इंटरलिंक्ड प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 इंटरलिंक्ड प्रोस्पेक्टिव, 2 चीजें आती हैं। पहला इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि आप अपने माइंड को अलाउ नहीं करोगे कि वो औरों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए। और दूसरा आता है इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, मतलब आप इस तरीके से अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं करोगे कि आप बिकाऊ नजर आओ। द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस विच मे इनकरेज अ थर्ड पार्टी टू कंक्लूड, यानी कि सामने वाला आपको देखते ही कंक्लूजन निकाल ले कि ये तो बिकाऊ आदमी है। तो अवॉइडेंस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, पता लगा क्लाइंट की शादी में घोड़ी के आगे सबसे ज्यादा आप ही शराब पी के नाच रहे हो, नागिन डांस लेट लेट के आप ही कर रहे हो एज एन ऑडिटर, तो भाई देखने वाला भी क्या देखेगा कि ये ऑडिटर है। समझ आई बात? तो इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। जब भी इंडिपेंडेंस पे पूछे, ये लाइन बड़ी की लाइन है जिसको अंडरलाइन किया है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, इसका मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपीयर टू सो एग्जिस्ट टू ऑल द रीजनेबल पर्सन, यानी कि रियल में होनी भी चाहिए और दिखाई भी देनी चाहिए कि ये इंडिपेंडेंस है। ये बड़ी कीवर्ड है, ध्यान रखना जब भी इंडिपेंडेंस पे सवाल आए तो। ठीक है जी। फिर इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ और शब्द, जब भी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में आए तो ये पूरा लिखना है पैराग्राफ। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन। और नेक्स्ट ये जो ऑब्जेक्ट, ये जब जो मैंने पैरा नंबर बताया ना आपका, पैरा नंबर कौन सा बताया मैंने, 11.8 पैरा नंबर 5 स्टडी मटेरियल का, ये वहां पे मिल जाएगा आपको सब, ठीक है। फिर लॉ कहता है, ऑडिट कहता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इज टू इंश्योर एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये ओपिनियन डिटरमाइन करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके लिए जरूरी है कि सारी गेम इस बात पे डिपेंड करती है कि ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए एंड सिंसियर होना चाहिए इन हिज अप्रोच टुवर्ड हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है जी, चलिए। तो ये इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है। फिर हमारा अगला पैराग्राफ आता है, पैरा नंबर 6 पेज नंबर 1.10 स्टडी मटेरियल का, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब है कि जब हम ऑडिट कर रहे होंगे तो ऑडिट करते हुए किन किन चीजों को कंसीडर किया जाएगा, ऑडिट करते हुए कौन कौन से एरियाज को कंसीडर किया जाएगा, कवर किया जाएगा।
तो पढ़िएगा, इसका एक कोड है जिसका नाम है रिलायबल AC&CD। रिलायबल AC&CD, एक वर्ड है रिलायबल, दूसरा A फॉर एसेस, C फॉर कवरेज, फिर दोबारा C का मतलब है कंपिटेंस एंड D का मतलब है डिस्क्लोजर। तो इन सब एरियाज को कवर किया जाएगा ऑडिट करते हुए। कैसे? फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कवरेज। ये कहता है स्कोप ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट में क्या क्या कवर किया जाएगा। ऑडिट में कवर किया जाएगा ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल, न केवल बैलेंस शीट के आइटम का, न केवल प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम का, बल्कि नोट्स एंड अकाउंट्स तक की हर एक आइटम्स का ऑडिट किया जाएगा। यानी कि ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, उन सब का ऑडिट करते हुए ध्यान रखा जाएगा, उन सबको ऑडिट में कवर किया जाएगा। तो कवरेज। सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है रिलायबल। रिलायबल, हाँ जी, ऑडिटर ऑडिट करते हुए ध्यान रखेगा कि जिन इंफॉर्मेशन पे रिलाय होकर वो ऑडिट कर रहा है, फॉर एग्जांपल जिन इनवॉइसेस को वो यूज कर रहा है, जिन इनवॉइसेस को वो देख रहा है, कहीं वो फर्जी तो नहीं है। वो ये भी कोशिश करेगा जानने की कि कहीं ये नकली ना हो, मतलब ये सब कुछ सही असली होना चाहिए। ऑडिटर ये भी कंसीडर करेगा। ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रिकॉर्ड्स इज रिलायबल, उस पर रिलाय किया जा सकता है कि नहीं। थर्ड पॉइंट, ऑडिटर अपना ओपिनियन देते हुए ये भी देखेगा कि प्रॉपर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हुआ है कि नहीं, यानी कि डिस्क्लोजर के ऊपर भी ऑडिटर ध्यान देगा। हाँ, हर चीज प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में शो कर दिया, रेवेन्यू को कैपिटल में शो कर दिया। या ठीक है, याद करो कई बच्चों को मैंने बताया था, मैं हॉस्पिटल का जब ऑडिट करने गया था तो क्या क्या कथाएं हुई थी और किस लेवल की नॉनवेज मुझे सुनने को मिली थी। पहली बार जिंदगी में इस भारी भरकम लेवल की नॉनवेज सुनने को मिली थी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था और मैं सीधा मेरे सीए ने मुझे भेज दिया था हॉस्पिटल का ऑडिट करने। तो वहां पर सर्जरिकल इक्विपमेंट, नॉन सर्जरिकल इक्विपमेंट, इन सब का क्लासिफिकेशन नहीं पता था, जिस वजह से बड़ी दिक्कतें आई थी। चलिए जी, फिलहाल फोर्थ पॉइंट, ऑडिटर टू एसेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ जी, ये बड़ा कीवर्ड है, ध्यान रखना। ऑडिटर एसेस करेगा क्या? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब क्या इंफॉर्मेशन रिलायबल है एंड सफिशिएंट है। ऑडिटर ये कैसे जज करेगा? बाय मेकिंग इवेल्युएशन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर दो चीजों का इवेल्युएशन करेगा, दो चीजों को पहले समझेगा। इवेल्युएशन मतलब समझना, ना केवल ऑडिटर उन्हें समझेगा बल्कि फिर उन्हें चेक भी करके देखेगा। किन किन चीजों को? अकाउंटिंग सिस्टम को और इंटरनल कंट्रोल को। अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल, अभी इसकी चर्चा बहुत डिटेल में करने वाला हूं। इंटरनल कंट्रोल को समझना और चेक करना मतलब कंप्लायंस प्रोसीजर। अकाउंटिंग सिस्टम को समझना एंड चेक करना मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो यानी कि ऑडिटर एसेस करने के लिए क्या? रिलायबिलिटी को प्लस सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसे प्रोवाइड हुई है, क्या वो रिलायबल है एंड सफिशिएंट है। तो ऑडिटर इसके लिए कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपनाएगा, जिसके द्वारा पहले वो इवेल्युएट करेगा, मतलब उन्हें समझेगा, किसको? अकाउंटिंग सिस्टम को एंड इंटरनल कंट्रोल को, और फिर उसके बाद उन्हें टेस्ट भी करेगा, जिसे आप टेस्ट ऑफ डिटेल या टेस्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानेंगे। ठीक है जी। बट ऑडिट के अंदर कुछ काम नहीं कवर होते। ऑडिट के अंदर क्या क्या कवर होता है हमने ये देखा, बट ऑडिट के अंदर कुछ काम कवर नहीं भी होते हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि ऑडिट में कवर नहीं होते हैं? फॉर एग्जांपल, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कंपिटेंस। मतलब जो जिसकी आपको ट्रेनिंग नहीं है, वो विले पंगे आप अपनी जिंदगी में नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए इंडियन आर्मीज का ऑडिट करने गए हो, तो आपने कहा कि एक तोप का गोला मुझे भी चला के देखना है, मैं भी फोड़ के देखूंगा चलता है कि नहीं। अबे पागल है क्या? क्या कर रहा है ये? तब तो तोप चलाएगा, क्या कर रहा है ये? हाँ जी, एक बंदूक मैं भी चला के देखूंगा, पता रहेगा इसी चक्कर में तुमने आधा पाकिस्तान उड़ा दिया। अभी उड़ा भी था ना, एक ब्रह्मोस छोड़ दी थी तुम लोगों ने इसी मजे मजे में ही। तो फिर मतलब ऐसा मत करना। तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटी विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज वर्क। ठीक है। सेकेंड, अब आपने ऐसा नहीं कर सकते कि आप मान लीजिए ऑडिटर को ले जाएं, एक बिल्डिंग दिखाएं और कहें कि बता इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है। भाई वो ऑडिटर है, वो सिविल इंजीनियर नहीं है। मशीन दिखा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं मशीन की लाइफ कितनी है। मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है। तो फिर किसी मशीन की लाइफ पता करना, किसी बिल्डिंग की लाइफ पता करना,
ये ऑडिटर के काम नहीं है, ध्यान रखना। इसके लिए सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर आते हैं। तो इसलिए इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑडिटर टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी एंड द लाइफ ऑफ द सिविल स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग एक्सेट्रा। फिर ऑडिटर ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में भी एक्सपर्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने ऑडिटर को लाकर बैलेंस शीट दी, अब बैलेंस शीट देखकर कोई उस पर शक की गुंजाइश लग नहीं रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। अब ऑडिटर थोड़ा ना पता लगा सकता है कि ये नकली बैलेंस शीट है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी में कि ये असली डॉक्यूमेंट है या नहीं है, इसमें ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं होता है। तो मतलब इसके स्कोप ऑफ ड्यूटी से बाहर है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है तो कांट हेल्प इट, क्या कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब मैनेजमेंट से आपने कहा जी मैनेजमेंट ने झूठ बोला है, और तो ऑडिटर को पता लगाना चाहिए था कि मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है। काश ऐसा होता कि हमें एज एन ऑडिटर हमें यह अधिकार मिलता कि आप अपने साथ 2 नंगी तारे ले जा सकते हो। तो मैं कसम से कह रहा हूं, मैनेजमेंट को मैं बाथ टब में बिठाता, नंगी तारों को शॉर्ट सर्किट में लगाता और सर्किट में लगा के नंगी तारे वहां डाल देता और उसे कहता कि बोल सच बोल, जब तक तो सच नहीं बोलेगा तब तक मैं तुझे नचाता रहूंगा, बोल सच बोल, बोल सच बोल। काश ऐसा हो पाता, काश ऐसा हो पाता कि ऑडिटर को अधिकार मिलते कि 3rd डिग्री दे सकते हो, तो मैं तो लोगों को जा जाके पेलता 3rd डिग्री दे देकर। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑडिटर को इन्वेस्टिगेटर की पावर नहीं दी गई है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर के रूप में 3rd डिग्रियां दे के लोगों से जवाब निकलवाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑडिटर इज नॉट इन्वेस्टिगेटर इनटू द एलिज्ड रॉन्ग डूइंग, ही डज नॉट हैव स्पेसिफिक लीगल पावर्स ऑफ द सर्च एंड सीजर। उसके पास ये पावर्स नहीं है। वो तो बेचारा मांग सकता है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी हर हर गंगे, ठीक है ना। आगे अब हम बात करते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर्स की एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की। कंप्लायंस प्रोसीजर्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की, जिसकी मैंने अभी बात की। एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एक होता है कंप्लायंस प्रोसीजर। देखो जी, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने कहा जी एक रामलाल है, रामलाल के 2 बच्चे हैं, एक है नट्टू और दूसरे का नाम है शंटी। नट्टू की बात करूं तो नालायक का कोई भी टाइम टेबल नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाई घूम रहा है, केवल मोबाइल पे जिंदगी बीतती है। क्या मैं कह सकता हूं भगवान मालिक है? यस। तो इसके ऊपर क्या रेगुलर ध्यान देने की जरूरत है? अदरवाइज तो वो गाना गाना पड़ेगा, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं इसके ऊपर रेगुलर चेक करने की जरूरत है? हाँ। वहीं अगर शंटी की बात करूं तो प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करता है, बुक्स वगैरह देखता है, मोबाइल को तो हाथ भी नहीं लगाता, ठीक है ना। ये जो मैंने नट्टू कहा ये कौन है? किंगफिशर एयरलाइंस। और शंटी मैंने कहा टीसीएस जैसी कंपनियां। ये नट्टू जो है, क्या मैं कह सकता हूं इसका सिस्टम ही कंट्रोल वीक है? यस, दिस इज कॉल्ड वीक इंटरनल कंट्रोल, मतलब पूरा इंटरनल सिस्टम ही वीक है, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। और टीसीएस जैसी कंपनी में ये जो फॉलो कर रही है टाइम टेबल प्रॉपर वगैरह, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल फॉलो कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब देखो जी, हर क्लाइंट के पास ना 2 सिस्टम हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और एक होता है उसका अकाउंटिंग सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो केवल ये इंश्योर करता है, ये कोई पैरा नहीं है जो मैं अभी समझा रहा हूं, ये केवल कॉन्सेप्ट है कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव का, ठीक है। तो सुनिएगा, ये एनालिसिस कर रहे हैं हम, थोड़ा सा एनालिसिस समझ रहे हैं ताकि आगे चलकर मदद मिलेगी। जब मैं कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव वर्ड्स यूज करूंगा, जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो एनालिसिस मैं रिकॉल करा रहा हूं उनके लिए, तो ये सारा एनालिसिस, जो नहीं पढ़े हुए तो वो भी, उनको भी काफी मदद मिलेगी। तो इसलिए केवल देखते रहिएगा और समझते रहिएगा कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव कैसे होते हैं। देखो जी, किसी भी क्लाइंट के वहां 2 तरीके के सिस्टम हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है अकाउंटिंग सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस लिए रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है टू इंश्योर दैट सभी के सभी एक्टिविटीज प्रॉपरली कैरिड आउट हो रही हैं या नहीं, मतलब सारे के सारे ऑपरेशंस प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रखा जाता है। तो अकाउंटिंग सिस्टम किस लिए रखा जाता है? अकाउंटिंग सिस्टम रखा जाता है इसलिए ताकि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं क्या वो प्रॉपर बनाए गए हैं, एडिक्वेट रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं कि नहीं, इसके लिए अकाउंटिंग सिस्टम भी होता है हर एंटिटी के पास। तो 2 सिस्टम है, एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो किस लिए इंश्योर किया जाता है, ताकि सारे ऑपरेशंस का एक प्रॉपर पॉलिसी बनी हुई है, हर काम को करने का एक तरीका दिया हुआ है, जिसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस। फिर आता है अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर रखे जाते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? आगे अब अगर मैं प्रोसीजर बाय ऑडिटर की बात करूं तो कोई भी ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले वो किसी भी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेगा। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वो समझेगा, फिर उसे टेस्ट करेगा, इसे कहते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर। ठीक है जी। अगर मान लीजिए मुझे पता लग गया कि भाई साहब
कंप्लायंस प्रोसीजर करते हुए मुझे पता लग गया कि एंटिटी जो पॉलिसीज बनाई है उन्हीं के ऊपर चलती है। भाई साहब स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। तो इसका मतलब है कि अब मुझे वहां चेकिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अब मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हर अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एंटिटी का सिस्टम ही स्ट्रांग है तो यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी एक एक मेंटेन किया गया होगा, एक एक डॉक्यूमेंट मेंटेन किया गया होगा। इसका मतलब अब मुझे कम ध्यान देने की जरूरत है अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करने में, मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ज्यादा ध्यान देने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल या फिर कंप्लायंस प्रोसीजर बहुत स्ट्रांग है। तो कंप्लायंस प्रोसीजर स्ट्रांग होने का मतलब है अब मुझे सारे रिकॉर्ड्स चेक करने की, अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बेस स्ट्रांग है तो वो भी सही होंगे। दिस इज कॉल्ड कंप्लायंस प्रोसीजर के द्वारा मैं पता लगाता हूं कि मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक करने में कितना टाइम लगाना है, मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कितना टाइम लगाना है। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा अपनाने पड़ेंगे, मुझे ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का सिस्टम ही वीक है। परंतु अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो मुझे वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी अकाउंटिंग सिस्टम में, मैं कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर से भी ऑडिट कर सकता हूं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो दो तरीके के सिस्टम हैं। कंप्लायंस प्रोसीजर, जिसके अंतर्गत मैं इंटरनल कंट्रोल यानी कि कंपनीज की पॉलिसीज को चेक करता हूं कि कैसी पॉलिसीज बनी हुई हैं, सही है कि नहीं, हर ऑपरेशन से रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल को देखना। और अगर ये कंप्लायंस प्रोसीजर सही निकला तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे मैं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हाँ जी, एक और बात का ध्यान रखना, ऑडिटर, ये भी आपके जनरल नॉलेज के लिए है, केवल जनरल नॉलेज के लिए, ऑडिटर किस तरीके से, प्रॉपर ऑडिट किस तरीके से होता है। देखो जी, जब भी आप ऑडिट करने जाते हो तो सबसे पहले ऑडिट का प्लान तैयार करते हो। प्लानिंग करने के बाद आप प्रोसीजर अपनाते हो क्लाइंट के वहां जाकर। प्रोसीजर कौन से होते हैं? एक होता है कंप्लायंस, एक होता है सब्सटेंटिव। सबसे पहले कंप्लायंस प्रोसीजर और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हालांकि आगे चलकर मैं इसे और डिटेल में कर दूंगा। एक होता है रैप, एक होता है फैप, अभी आगे चलकर, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, जब आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हो तो आपको कई इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हैं, जिन्हें आप कहते हो एविडेंस। उन एविडेंस के बेसिस पर आप एक कंक्लूजन निकालते हो कि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं। और अल्टीमेटली इस कंक्लूजन को जब आप अपनी रिपोर्ट में लिखते हो तो इसे कहते हैं ओपिनियन देना। तो डिफरेंट स्टेप्स इन ऑडिट कौन से हो गए? सबसे पहले प्लान करना, प्लान के बाद क्लाइंट के पास जाना और प्रोसीजर्स परफॉर्म करना, प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद कंक्लूड करना और उस कंक्लूजन को ऑडिट रिपोर्ट में लिखना, कॉल्ड ओपिनियन। ठीक है जी, ये केवल जनरल नॉलेज के लिए था, बहुत आगे मदद मिलेगी मुझे इससे, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट या डेफिनेशंस इसमें से क्लियर होती जाएंगी। चलिए जी तो अब मैं आता हूं आज के अगले टॉपिक पर, अच्छा अभी भी जनरल नॉलेज का ही टॉपिक चल रहा है, रुक जाओ, अभी भी जनरल नॉलेज का, अभी भी स्टडी मटेरियल का नहीं, अभी भी एनालिसिस चल रहा है। एश्योरेंस, एक वर्ड होता है एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है सांत्वना देना। क्या करना? सांत्वना देना। ये सांत्वना दो तरीके की हो सकती है ऑडिट के अंदर। एक होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस और एक होती है रीजनेबल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब मम्मी कसम एकदम 100% करेक्ट है, और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब भाई 100% तो नहीं मगर लगभग 100% जरूर होगी, आसपास ही होगी, इसे कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। ध्यान रखना, ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है। अब ऐसा क्यों होता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा इसके पीछे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राम ऑडिटर है जो कि ऑडिट करने गया ए लिमिटेड का, टोटल ट्रांजेक्शन है 50,000। क्या ऑडिटर 50,000 ट्रांजैक्शन चेक करेगा? भाई साहब, ए लिमिटेड जैसी कंपनियां जिसकी 50,000 ट्रांजैक्शन है उसका ऑडिट करने के लिए इसके पास मुश्किल से एक हफ्ता होगा और ऑडिट फीस मुश्किल से 1-2 लाख रुपए मिलेगी। तो उसके लिए पूरा साल थोड़े ना लगा देगा 1-2 लाख रुपए के लिए, तो मुश्किल से 7-8 दिन लगाएगा। अब 7-8 दिन में 50,000 ट्रांजैक्शन चेक नहीं हो पाती, तो ये सैंपल साइज उठाएगा। मान लीजिए इसने सैंपल उठाया 500 ट्रांजैक्शन का जिसके अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं निकली। क्या मैं कह सकता हूं 50,000 में से 500 उठाई, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं निकली, तो अब ये कंक्लूड करेगा
करेगा, ये कंक्लूड क्या करेगा कि रिमेनिंग 49,500 में भी कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, यही कंक्लूड करेगा। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि जिनके बारे में आपने कंक्लूड किया 49,500 में, क्या उनमें कोई मिसस्टेटमेंट हो? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का मतलब होता है कि भाई साहब, ऑडिट करते हुए आपको इस कमी से तो जूझना ही जूझना पड़ेगा, कांट हेल्प इट, क्योंकि 49,500 ट्रांजैक्शन आपने चेक नहीं की, आप केवल उनके बारे में अपना व्यू दे रहे हैं। तो इसका मतलब है आप कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते, आप उसके आसपास की एश्योरेंस ही देंगे। 100% एश्योरेंस तो तब होती जब ये पूरी की पूरी 50,000 ट्रांजैक्शन आपने चेक की होती, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, आप रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएंगे, क्योंकि यहां पर एक लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है कि आप सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गई इतनी बात? तो ऑडिटर ध्यान रखना हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देगा। अब रीजनेबल एश्योरेंस ये आपके स्टडी मटेरियल का पैरा नंबर 5 पेज नंबर 1.8 एंड 1.9 पे है। इस टाइम आप स्टडी मटेरियल पैरा नंबर 5 पेज नंबर 1.8 एंड 1.9। हाँ जी, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट मींस द हाई, बहुत हाई, बट नॉट द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। यानी कि हाई एश्योरेंस तो है बट नॉट द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस ये नहीं है। ठीक है जी, आगे। अब हमारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200, एसए 200, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट। ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट, देखो ये इसका पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट लिखा हुआ है, मगर आपने जब भी एसए 200 का रेफरेंस देना है पूरा नाम लिखना है। अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरा नाम बार बार आएगा आगे, तो आपने पूरा नाम लिखना है, ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट नहीं लिखना, पूरा लिखना है एसए 200 जब भी लिखोगे। ठीक है, तो एसए 200 क्या कहता है? कहता है ऑडिटर का काम होगा, अभी हम पढ़ेंगे, एसए 200 कहेगा कि ऑडिटर का कर्तव्य है और या फिर ऑडिट का ऑब्जेक्ट ही क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस प्रदान करना, जो भी उसके यूजर्स हैं उनको रीजनेबल एश्योरेंस प्रदान करना। किस चीज से रिलेटेड? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है किसी भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। मटेरियल मतलब बड़े लेवल के मिस स्टेटमेंट मतलब गड़बड़ से। वो गड़बड़ दो तरीके की हो सकती है, या तो फ्रॉड के कारण या एरर के कारण। तो दोबारा बोलता हूं, एसए 200 जो कि ऑब्जेक्टिव बताएगा ऑडिट का, वो कहता है कि जो ऑडिटर का ऑब्जेक्ट है वो रीजनेबल एश्योरेंस देना है, क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना नहीं है, बल्कि रीजनेबल एश्योरेंस देना ही है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, अब सवाल उठा, रीजनेबल एश्योरेंस कब प्राप्त की जाती है? रीजनेबल एश्योरेंस भी ऐसे हंसी मजाक में नहीं दी जाती। रीजनेबल एश्योरेंस के लिए भी ऑडिटर को काफी एविडेंस प्राप्त करने पड़ते हैं, जिन्हें कहते हैं क्वालिटेटिव टर्म्स में भी प्लस क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी। क्वालिटेटिव टर्म्स मतलब एप्रोप्रिएट और क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब सफिशिएंट। यानी कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त करने के बाद ही ऑडिटर इस पोजीशन में पहुंचता है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे पाए। तो रीजनेबल एश्योरेंस कब दी जाती है? जब ऑडिटर इज इन अ पोजीशन टू ऑब्टेन व्हेन द ऑडिटर हैज ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बट ध्यान रखना, फिर भी मैं कह सकता हूं कि रीजनेबल एश्योरेंस गारंटी नहीं है, मतलब वो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। जैसे हमने कहा कि 50,000 ट्रांजैक्शन पूरी चेक नहीं हो पाती, कुछ एक चेक होती है जिनके बेसिस पे सबके बारे में कंक्लूड किया जाता है। अब मैं ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट की मैं बात कर रहा था एसए 200 के अंदर। हाँ जी, तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पहला ऑब्जेक्ट है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जिसके द्वारा ऑडिटर ओपिनियन उस पर दे सकता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं। तो पहला ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट बोलिएगा, टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल एश्योरेंस देना कि दे आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर को इनेबल करना कि वो ओपिनियन दे सके, किस बात के लिए? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ बनाया गया है या नहीं बनाया गया। ठीक है जी, अगली बात,
ऑडिटर का कर्तव्य है रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करना कैसे रिपोर्ट करना? एज पर द एप्लीकेबल एसए, एसए के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना। जब आप ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑडिटर डिफरेंट तरीके के ओपिनियन दे सकता है। कैसे कैसे ओपिनियन दे सकता है? फॉर एग्जांपल, एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एक होता है मॉडिफाइड ऑडिट, एक होता है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, एक होता है अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है ना? तो यानी कि जब भी ऑडिटर अपना ऑडिट कर लेगा तो ओपिनियन देगा। ओपिनियन किस पे देगा? रिपोर्ट के द्वारा। तो वो रिपोर्ट कैसे बनेगी? एज पर द एसेस। एसेस कहते हैं कि ये रिपोर्ट कई तरीके की हो सकती है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाइड के बाद फिर डिस्क्लेमर, फिर एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट। तो वो जो भी होगा एज पर द रेलेवेंट एसेस बनेगी वो रिपोर्ट। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, ये सारा एनालिसिस है। खैर, जिनकी कॉपीज में किया हुआ वो पढ़ेंगे जरूर। एनालिसिस पढ़ने के लिए ये ध्यान रखना, ये मेरे सेंटेंस बोलने के बाद अब एनालिसिस पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा आपको। दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट एक क्लास के एग्जांपल रिपीट हो जाएंगे। फिलहाल हम अगले टॉपिक पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, पैरा नंबर 7 है, पेज नंबर 1.14, स्टडी मटेरियल। हाँ जी, मैंने अभी कहा कि देखो जी, ऑडिट के अंदर ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आप सवाल उठा वो कौन कौन से लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होती हैं जिसके कारण ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस ही देगा। पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो जी, रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब भी बनाई जाती है तो उसमें मैनेजमेंट के कुछ एस्टिमेट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन योर एस्टिमेट कि मशीन की लाइफ इतनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बेस्ड ऑन योर एस्टिमेट्स कि हाँ जी हमारा इतने ही पैसे डूबेंगे, ज्यादा नहीं डूबेंगे। तो आपके इन्हीं एस्टिमेट के बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, और इन एस्टिमेट में ऑडिटर का भी कोई लेना देना नहीं है। वो भी क्या कर सकता है? भाई, आप कह रहे हो मैं इस क्लाइंट से पैसे रिकवर कर लूंगा, तो ऑडिटर थोड़े ना कहेगा कि नहीं कर सकते, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, बचपन में च्यवनप्राश खाया नहीं हुआ, ऐसे आप नहीं कह सकते ना। तो इसका मतलब अगर वो कह रहा है क्लाइंट कि मैं रिकवर कर लूंगा, तो ऑडिटर हैज टू बिलीव समवेयर कि हाँ जी वो रिकवर कर लेगा। तो इसका मतलब प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं उसमें मैनेजमेंट के बहुत सारे, एंड बहुत सारे सब्जेक्टिव डिसीजंस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ऐसे कहता है ऑडिटर को कि भैया अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बस ये देख लेना कि ये रीजनेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, एक डेटर है जो 6 साल से डेटर खड़ा है, पैसे दे नहीं रहा, मगर आप फिर भी प्रोविजन लिखने को तैयार नहीं है, उस पर बैड डेट्स लिखने को तैयार नहीं है, तो ये गलत है। तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि एस्टिमेट रीजनेबल है या नहीं है। बट एस्टिमेट अगेन एक सब्जेक्टिव डिसीजन है जिसके बारे में हम कह नहीं सकते 100% कुछ कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए ये एक लिमिटेशन ऑफ ऑडिट मानी गई है। ठीक हो गई इतनी बात? सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हाँ जी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस, कीवर्ड है ध्यान रखना, देयर आर सर्टेन प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप मैनेजमेंट के पास गए, आपने उनसे कहा कि मुझे एविडेंस चाहिए, अब वो सच बोल रहे हैं या झूठ कैसे पता लगेगा? आप काश, वही मैंने कहा ना, आपके हाथों में शायद मतलब या तो AK-47 या फिर नंगी तारे रख दी जाती, तो आप उठा के मैनेजमेंट को चिपका के पूछते हैं कि बोल सच बोल, बोल सच बोल, बोल सच बोल, परंतु वो आपको अधिकार नहीं दिया गया। तो मैनेजमेंट जो बोल रहा है आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है कि मैनेजमेंट फर्जी एविडेंस आपके सामने ले आए? यस, तभी तो घोटाले होते हैं इतने बड़े बड़े, तभी तो सत्यम वगैरह जैसे बड़े बड़े घोटाले आपके सामने आए, क्योंकि मैनेजमेंट ने झूठ बोला ऑडिटर को, ऑडिटर वो झूठ पकड़ भी नहीं पाए। तो इसलिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैनेजमेंट जो है आपको इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें, या फिर मैनेजमेंट कोई नए तरीके का, मतलब फ्रॉड में इन्वॉल्व द सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। जब मैनेजमेंट फ्रॉड करता है तो वो मेक श्योर करता है कि ऑडिटर उसे पकड़ ना पाए। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, याद करो मैं एग्जांपल क्लास में भी दिया था। आपने देखा क्लाइंट के पास अचानक टर्नओवर पहले थी 100 करोड़, फिर 110, फिर 120, अचानक से 800 करोड़ हो गई। आपने क्लाइंट से पूछा ये कैसे हुआ? उसने कहा जी एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है। आपने कहा दिखाओ जी क्लाइंट का एक्सपोर्ट ऑर्डर दिखाओ। उसने एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया, एकदम जेन्युइन। क्लाइंट की वेबसाइट भी थी, आप वेबसाइट पे गए, एकदम जेन्युइन। क्लाइंट का नंबर भी था, आपने कॉल किया, एकदम जेन्युइन, बट सब कुछ जाली था। तो इस तरीके से जब सोफिस्टिकेटेड तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है तो ऑडिटर भी क्या करेगा? अब या तो एक ही ऑप्शन है कि ऑडिटर को यूएस से भेज दो, थोड़े दिन क्लाइंट के पास रहेगा, तब जान पाएगा, ठीक है ना? तो ये तो काम हो नहीं सकता।
तो फिर जब इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड मेथड यूज किए जाते हैं तो ऑडिटर बेचारा भी क्या करे। अब वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर नहीं है, मैंने कहा ना, उसके पास नंगी तारे नहीं हैं जिसके द्वारा सच का पता लगा सके। काश उसके पास वो ये वाली पावर होती कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं हर क्लाइंट का। नहीं, काश उसे नारकोटिक्स के इंजेक्शन देके नारकोटिक्स टेस्ट कर लेते उसका, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन ही नहीं है ऑडिटर के पास, तो इसलिए ये एक लिमिटेशन है। Auditor is not an official investigator. Thus, auditor is not given a specific legal power जो कि किसी official investigator के पास होती हैं। दूसरी बात, timelines of the financial reporting and balance between cost and work। ध्यान रखना, cost and benefit। इसका क्या मतलब है? भाई साहब, पूरा साल ऑडिट नहीं करता मैं, मेरे को ऑडिट करने के लिए रिलायंस जैसी कंपनी का ऑडिट भी 1 महीने के अंदर हो जाता है, जिसके कई 100 करोड़ के तो प्रॉफिट है। तो फिर अब 1 महीने से ज्यादा उसके भी ऑडिट में नहीं लगते, तो मतलब क्लाइंट नहीं चाहेगा कि ऑडिटर उसके सर पे ही बैठा रहे। क्लाइंट चाहेगा जल्दी ऑडिट कर और खत्म कर, अपने पैसे ले और जा। तो ठीक है ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 1 हफ्ता ऑडिट किया है तो मुझसे मिस्टेक होनी थी। आप ये नहीं कह सकते कि आपने केवल 1 हफ्ते के मुझे कितने 1 लाख रुपए दिए हैं तो इतना आपने पूरे साल का ऑडिट करवा लिया, तो गड़बड़ होनी थी। ये लिमिटेशन होती है कि आपको ऑडिट में कम टाइम मिलेगा, पैसे भी शायद कम मिलेंगे, बट आप नहीं कह सकते ऑडिटर, ये आपको नहीं कहना चाहिए ये बात कि नहीं जी मैं क्या करूं, इतने पैसे में तो इतना काम ही होता है। ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते, मगर हाँ ये एक लिमिटेशन है क्योंकि आपको पूरा साल ऑडिट करने पे नहीं मिल रहा, बल्कि कुछ दिनों के अंदर आपको पूरे साल की ट्रांजैक्शंस चेक करनी है। तो ये भी एक लिमिटेशन है जो अभी हमने डिस्कस किया कि 50,000 में से 500 ट्रांजैक्शन ही चेक करोगे और बाकी के ऊपर कंक्लूजन दे डालोगे। तो इसलिए हालांकि ऐसे में लिखा है कि ये कोई वैलिड बेसिस नहीं है ऑडिटर को के लिए कि वो ऑडिट प्रोसीजर भूल जाए, बट स्टिल यूजर्स की एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आपने जब ऑडिट रिपोर्ट बनाई तो इसका मतलब आपने सारी ट्रांजैक्शन चेक कर ली होंगी। कोई ये नहीं देखता कि हम सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर पाते, हम केवल कुछ ट्रांजैक्शन को चेक करके बाकी के ऊपर ओपिनियन देते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है। यस कि मैंने सारी ट्रांजैक्शंस चेक नहीं की है, ये भी एक तरीके का, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का लिमिटेशन ही है। ठीक है जी। तो ये हमने जो पहली 2 क्लासेस ली थी वो यहाँ पर खत्म होती हैं, पहली 2 क्लासेस की रिवीजन। एंड तो चलो जी, अब क्लास नंबर 3, 4 की रिवीजन हम अगले रिवीजन सेशन में कवर करेंगे। अगेन मैं बता दूं कि सारा का सारा शेड्यूल जो है वो दिया हुआ है। ऑडिट किन किन दिन होगा, लॉ किन किन दिन होगा, मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। वो टेलीग्राम का आईडी अगेन इस क्लास के नीचे दे दिया जाएगा। और फिर दोबारा बता दूं, लर्न विद मी सेशन चल रहा है, जहां पर जो भी लॉ या ऑडिट में हो रहा है 1 घंटा आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे। आज से मैं इस सेशन के अंदर एक नई परंपरा भी जोड़ रहा हूं। वो क्या, लर्न विद मी सेशन होगा 9 बजे से शुरू, 9 से 10 बजे के बीच में होगा, परंतु 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं क्वेरी सेशन लूंगा डेली बेसिस में। May 24 और November 24 वाला हर बच्चा आकर मेरे साथ बैठ सकता है, अपनी कोई भी लॉ एंड ऑडिट से रिलेटेड क्वेरी हो ऑन द स्पॉट वो मुझसे रिजॉल्व करवा सकता है। तो 8:30 से 9 बजे तक क्वेरी सेशन चलेगा। कोशिश करना क्वेरी उन्हीं टॉपिक्स पे लाना जो आजकल चल रहे हैं, ताकि आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, मुझसे आगे पीछे ना चल रहे हो। तो इसलिए क्वेरी लेके आना 8:30 से 9 बजे तक। जिनको क्वेरी नहीं है सीधा 9 बजे अपनी किताब उठाकर मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, याद करना शुरू कर दीजिएगा। जो टॉपिक आज मैंने ऑडिट में किया है वो आपने मेरे साथ आज याद करना है। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम का आईडी आपको यहाँ पर लिंक में नीचे मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।